नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। भड़काऊ भाईजान यानी अज़दुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से मुस्लिम समाज में जहर घोलने की कोशिश की। उन्होंने वक्फ यूसीसी को लेकर एक बार फिर से लोगों को उकसाने की कोशिश की और इतना ही नहीं उन्होंने मस्जिदों को ढकने और जुमे की नमाज के दिन घर से ना निकलने वाले बयान पर पलटवार किया। दरअसल संभल में होली और जुमा को देखते हुए सीओ अनुज चौधरी ने एक बयान दिया था, जिसका समर्थन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया था। अब इसी को लेकर अज़दुद्दीन ओवैसी तिलमिला गए और कहा कि मुसलमानों के खिलाफ मनमानी ढंग से शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। जो पाकिस्तान गए वो कायर, हम भागेंगे नहीं। अब सवाल यह कि ओवैसी कायर किसे कह रहे हैं, कौन उन्हें डरा रहा है? होली जुमा में सब शांति से हुआ, सब शांति से, तो क्या इसीलिए एक परेशानी है अज़दुद्दीन ओवैसी को? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। 46 साल के बाद में होली और जुमा एक दिन पड़ा, सब कुछ शांति से निपटा, लेकिन हैदराबाद वाले भाईजान को ये सौहार्द कतई रास नहीं आया और फिर शुरू हो गया ओवैसी का वक्फ वाला टेप। और इस बार ये टेप सिर्फ वक्फ पर ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ओवैसी इस बार होली के दिन मस्जिदों को तिरपाल से ढकने पर लाल पीले होते हुए नजर आए। हैदराबाद में एक जलसे को संबोधित करते हुए ओवैसी ने चुनौती तक दे डाली कि हमें कायर मत समझना। कोई कहता है कि नहीं अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। ओवैसी ये धमकी दे रहे हैं या लोगों को उकसा रहे हैं, क्योंकि जलसे के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मजहबी शिनाख्त को खत्म करने की कोशिश, वक्फ की संपत्ति को छीनने की साजिश रची जा रही है। दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं, यह कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। यह इनका मकसद है। भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने कहा कि कोई पहली दफा नहीं है जब ओवैसी ने जहर उगला हो। उनका एजेंडा क्या है सबको पता है। ओवैसी जी के जितने भी बयान हैं उनमें कहीं ना कहीं धर्म के आधार पे भय फैलाने की राजनीति दिखती है, लेकिन हमेशा वो कहीं ना कहीं भय की राजनीति करती है। वक्फ पे लेकर कर देंगे, हिंदू मुस्लिम पे कर देंगे, तो ये स्पष्ट कर देता है कि उनकी राजनीतिक सोच क्या है और उनका एजेंडा क्या है। ओवैसी के हाँ में हाँ मिलाते हुए समाजवादी पार्टी एक कदम और आगे बढ़ गई। कहा कि यूपी में न केवल अल्पसंख्यकों बल्कि दलितों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी वो पीडीए के खिलाफ अन्याय कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में केवल अल्पसंख्यक ही नहीं, दलित समाज के लोग जब वो एक बारात लेके घोड़ी पे जाते हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, ये पूरा देश देख रहा है। सपा कह रही है कि पीडीए पर अत्याचार हो रहा है। ओवैसी कह रही है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, मजहब से दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ओवैसी मुसलमानों को उकसा रहे हैं या फिर खिसकते बैंक से परेशान है क्योंकि आगे बिहार में विधानसभा के चुनाव है? सवाल ये भी है कि बीत गई होली फिर क्यों बिगड़ी भाईजान की बोली। तो देखिए, रिपोर्ट आप देख चुके हैं। अब जो मेहमान हमारे साथ मिले उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, के मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में मोहम्मद फैज खान साहब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुनैद खान साहब जुड़े हुए हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। और कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बड़े दिनों बाद आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फैज भाई, ये कहा गया अज़दुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से कि भारत के मुसलमानों को मजहब से दूर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि हम डरने वाले नहीं हैं। तो क्या कहना क्या चाह रहे थे, क्या आप समझ पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हिमांशु भाई, मैं भारत के मुसलमानों से अब गुजारिश करता हूं कि ये असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से ना ले, क्योंकि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं और सत्ता पाने के लिए, मुसलमानों को भड़काने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी कि देश भी तोड़ने की स्थिति में जा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जो डरपोक लोग थे वो पाकिस्तान चले गए और हम बड़े बहादुर हैं, लेकिन सच्चाई सुन लो कि रजाकारों की ये पार्टी है। इनके दादा ने, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी के दादा और परदादाओं ने रजाकारों के साथ मिलकर रजाकारों की पार्टी बनाकर हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश की थी। और उस समय जो हैदराबाद था ना, अभी का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मिलाकर था, और भारत के खिलाफ युद्ध इन लोगों ने छेड़ने की धमकी दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास धमकी देने चले गए थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाकर इनकी वो तोड़ाई की थी, इनका पैजामा पीछे से पीला और आगे से गीला हो गया था। ये लोग खुद पाकिस्तान जाना चाहते थे। इतना वैसे मत जाइए, नहीं, ये झूठ बोलता है वैसी, झूठ बोलता है वैसी कि जो डरपोक लोग थे पाकिस्तान चले गए। खुद ये हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था और वो नहीं कर पाया सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण, ऑपरेशन पोलो के कारण। तो अब मुसलमानों को भड़का रहा है कि मस्जिद छीन ली जाएगी, कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा, मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, मस्जिद तोड़ दी जाएगी। बिल्कुल झूठ है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सुधारों की बात हो रही है। ये जो 1,000 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे हैं, वो रेगुलेट होगा कलेक्टर के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो इनके सीने पे सांप लौट रहा है। अच्छा, ठीक है। AIMIM के प्रवक्ता है हमारे साथ में जुनैद खान साहब, तो उनसे और बेहतर तरीके से जान लेते हैं कि शायद क्या मंशा थी असदुद्दीन ओवैसी साहब के बोलने की। जुनैद भाई, जरा बताइए कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो मुसलमानों को बताना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। देखिए, होली और रमजान का जुमा जो है ये कोई पहली बार नहीं साथ आया था। इससे पहले भी हुआ था। लेकिन आपको क्या याद पड़ता है कि इससे पहले कब उत्तर प्रदेश में जो है मस्जिदों पर जिस तरीके से ये तिरपाल लगा करके ठगा गया था, और वहां के सीओ बयान दे रहे थे कि अगर साल में 52 दफा जुमा आता है, एक बार आप जुमा घर पे नमाज पढ़ लीजिए। योगी जी भी उस बात को समर्थन कर रहे थे। जो प्रदेश के मुखिया हैं और जो अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जनता को एक सुरक्षित माहौल दे, और दोनों ही धर्म या जितने भी धर्म यहाँ पर हैं, सबको एक ऐसा माहौल दे कि वो पीसफुली अपने रिलीजन को फॉलो कर सके। ना कि ये कहें कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोग अपने घर बैठ जाएं और दूसरे लोग को अपना त्योहार, क्योंकि साल में एक बार आता है, उसको मनाने दें। ये एक मुख्यमंत्री को और एक अधिकारी को, जो पुलिस का बड़ा अधिकारी है, उसको शोभा नहीं देता इस तरीके का बयान देना। ठीक है, ये आपकी तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी भी यही मानती है? कपीश जी। देखिए हिमांशु जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। 2014 के बाद जो माहौल इस देश के अंदर तैयार किया गया आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसमें विकास कम और पतन ज्यादा है। क्योंकि जब आप धार्मिक विद्वेष के आधार पर सत्ता का उपयोग करते हैं, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। गंगा जमुनी सभ्यता कहाँ चली गई? टॉलरेंस की वो नीतियां कहाँ चली गई? जब हम एक दूसरे के तीज त्योहारों में शामिल होकर के और आनंद लिया करते थे। आज एक इस तरह की स्थिति। और अवैसी साहब का क्या है भाई? अवैसी साहब और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। और मैं इस बात को बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि भारत के अंदर जो भी भारत का नागरिक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये बिल्कुल कायर नहीं। इस बात से हम सहमत हैं कि इस देश का मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई कायर नहीं, सब वीर हैं। और जिनको उन्होंने कायर कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो कायर है ही है। अच्छा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो कायर है। और अगर कायर ना होते तो आज इस देश का बंटवारा ना हुआ था। अच्छा कपिल जी, एक बात, युद्ध हुए और लोगों की खून खराबा हुए, वो नहीं हुआ। आप बहुत गहराई में जाके बात करते, तो मुझे एक बात बताइए। आपने शुरुआत जैसे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अगर ये बोलते हैं कि हमारी मजहबी शनाख्त को खत्म करने की कोशिश हो रही है, मुस्लिम संपत्तियों पर इनकी बुरी नजर है, वक्फी संपत्ति छीनना चाह रहे हैं, भारत के मुसलमानों को मजहब से दूर किया जा रहा है और मुसलमानों को डराया जा रहा है, तो क्या ये सही बोलते हैं या गलत? हिमांशु भाई, सिर्फ हमें इतना बता दीजिए कि मुसलमानों से उनकी मुसलमानियत कौन छीन सकता है? क्या सरकार के बस का है क्या? भारत के अंदर रहते हुए इस तरीके की चीज नहीं संभव। हाँ, पार्शियलिटी होती है, ये हम मानते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर
आज भी मुसलमान की स्थिति पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर है। और मैं आपको कह रहा हूं कि यह प्रथम स्तर का नागरिक है, लेकिन बराबर की नहीं है, बराबरी की नहीं है। आप ये कह रहे समानता की नहीं है। मैं पक्षपात की बात कर रहा हूं। पक्षपात होता है आप ये कह रहे हैं। 2014 के बाद जिस तरीके से पक्षपात किया जा रहा है ये उचित नहीं है। और प्रशासन का रवैया, वो सख्त लहजा किसी भी सभ्य नागरिक के लिए उचित नहीं है जो वो प्रयोग करता है। ठीक है, आप बताइए के मिश्रा जी। माननीय मुख्यमंत्री करते हैं। के मिश्रा जी, इस तरह का रवैया सरकार ने, पुलिस अधिकारियों ने कर दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी को बोलना पड़ता है, और समाजवादी पार्टी विपक्ष भी कहता है कि हाँ पक्षपात तो हुआ है 14 के बाद से। समाजवादी पार्टी को तब पक्षपात नजर नहीं आता है जब ये एक तरफा कार्रवाई करते हुए 84 कोसी परिक्रमा बंद करा देते हैं। इनको तब भी पक्षपात नजर नहीं आता है जब ये कांवड़ यात्रा बंद करा देते थे। इन्हें पक्षपात बिल्कुल तब नजर नहीं आता था जब ये शंकराचार्य के ऊपर प्रयागराज में लाठीचार्ज करते थे। इन्हें पक्षपात तब भी नजर नहीं आया था जब इन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई थी, वो भी विवादित ढांचे से 2.5 किलोमीटर दूर। और शान से इनके नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने ये कहा था कि अगर जरूरत होती तो हम और गोली चलाते और हिंदुओं को मारते। ये उनका स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। ये इस पर चुप हो जाते हैं समाजवादी पार्टी वाले कि जब आज ही के दिन असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट करके एक झूठी घटना को कोट करते हुए मुस्लिम पक्ष को और भड़काते हैं और देश में दंगा कराने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि रत्नागिरी में पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद पे हमला हुआ, जबकि वहां की प्रथा ये है। और उसको जुबैर एक उनका सहयोगी है जो आग लगाने के लिए माहिर है, उसने ट्वीट किया, जबकि सच्चाई यह है, वहां की पुलिस ने क्लियर किया कि वहां पर जब भी शोभा यात्रा निकलती है तो मस्जिद के दरवाजे पर को छूते हुए निकलती है। सच्चाई है। उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने आज के दिन को चुना और आज वैमनस्यता फैलाने के लिए, दंगा फैलाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी जैसे घटिया लीडर ने ये काम किया। घटिया मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वही असदुद्दीन ओवैसी है जो कहते थे कि धमकी किसको देते थे, पूरे देश को धमकी देते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो देख नहीं। तो के मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल जी ये बोल रहे हैं, कपिल जी ये कह रहे हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए AIMIM असदुद्दीन ओवैसी एक तरफा सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं कि मुसलमान परेशान हो रहे हैं, मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है, तो आप भी तो एक तरफा ही बात करते हैं। हिमांशु जी, इसका सिर्फ जवाब यह है कि जो देश में लाभार्थी योजना भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद चली है, उसके बेनिफिशियरी 35% मुसलमान हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके इस पर आऊंगा फैज भाई के पास, लेकिन जवाब दे दीजिए। कपिल जी बोलते हैं हम तो सबका विकास करते हैं, लेकिन आपको पक्षपात नजर आता है। पहले हिमांशु भाई हम इस बात का जवाब दे दें कि राम मंदिर पे गोली चलाने वाले को ये भारत का दूसरा सर्वोत्तम पुरस्कार देते हैं। भारत की जनता इनसे पूछती है। और आप उस समय हमारे प्रमुख सचिव रहे मिश्रा जी को आप तो मना कर देना चाहिए था कपिल श्रीवास्तव जी। मंदिर का कोषाध्यक्ष गलत है। और ये दोहरा चेहरा और दोहरा चरित्र इस देश के अंदर नहीं, मुझे ये बताइए, राम मंदिर के भक्तों पे गोली नहीं चलाई थी? अगर चुन करके 200-400 सेवकों को मारा गया था। कांवड़ यात्रा आपने बंद कराई, 84 कोसी परिक्रमा आपने बंद कराई, आपने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार कर ली। कपिल जी, आप जिस तरह से मुल्ला मुलायम सिंह यादव लिखवाते थे। नहीं, अच्छा एक मिनट, ये तो आप लोगों की बात रही, सुनिए ना, का नाम लिया, ये तो समाजवादी पार्टी बीजेपी की बात रही। फैज भाई, ये तो समाजवादी पार्टी बीजेपी की बात रही कि कह रहे हैं कि एक तरफ पक्षपात किया जाता है तो दूसरी तरफ थोड़ा बढ़ावा दिया जाता है और उसका असर दिख रहा है, जैसा अनुज चौधरी बोलते हैं। ये यहां पर ये वाली बात रही। लेकिन जो लगातार विपक्ष कह रहा है, जो AIMIM की तरफ से ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमान डरे हुए हैं, मुसलमानों के अधिकारों को छीना जा रहा है। जुनैद भाई, मेरे को प्लीज बताइएगा, मोहम्मद फैज वो भी मुसलमान हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से ताल्लुक रखते हैं, इनको ऐसा नहीं लगता कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, उनके मजहब से दूर किया जा रहा है? फिर आपको क्यों लगता है ये मुसलमान नहीं है क्या? देखिए, ये लोग सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कांवड़ यात्रा जब हो रही थी और जब कुंभ वाला स्नान चल रहा था तो योगी जी ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करी थी, फूलों की वर्षा करी इनके ऊपर। तो क्या ये जब मुस्लिम त्योहार आया है, कल जब जुमे का दिन था, तो बजाय इसके कि ये कहते कि
आप लोग घर में बैठ के जुमा पढ़ लीजिए। तो योगी जी को तो कहना चाहिए था कि आप लोग आइए, नमाज पढ़िए, सौहार्द के साथ हम लोग आपके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे। ये क्यों माहौल में तनाव पैदा कर रहे थे? नहीं तो व्यवस्था तो आप लोगों के लिए भी अच्छी हुई थी ना। फूलों की वर्षा करेंगे? हाँ, नहीं तो क्या ये फूलों की वर्षा करेंगे? इनकी अगर नीयत इनकी साफ है तो ये दोनों धर्मों को एक बराबर। अच्छा ठीक है, ये आपका वाजिब सवाल है, मैं पूछ लेता हूँ। एक मिनट आ रहा हूँ फैज भाई, जरा बताइए के मिश्रा जी की फूलों की बरसात हेलीकॉप्टर से एक ही तरफ क्यों होती है, दूसरी तरफ क्यों नहीं? अच्छा हिमांशु जी, ये बताइए, ये वही देश है, दुनिया का अकेला देश है जो हज सब्सिडी देता रहा है। ये वही देश है जो हज हाउस बनाता रहा है, और ये वही देश है जहां पर जो सवाल पूछ रहे हैं एक मिनट सुन लीजिए जुनैद भाई। नहीं, माना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अजमेर में चादर चढ़ाई जाती है, सभी मंत्रीगण वहां पर पहुंचते हैं, कैबिनेट के लोग पहुंचते हैं, चादर पोशी भी करते हैं, लेकिन क्या फूल, ये कह रहे हैं फूल क्यों नहीं बरसाते? जब मुहर्रम का ताजिया निकलता है तो शरबत पिलाने का काम भी हम लोग करते हैं। सबका विकास है। मैं पूछ रहा हूं ना के मिश्रा जी, सुनिए ना के मिश्रा जी, सुनिए ना, इनको आप लोग चादर पोशी करते हैं, ठीक है, पीएम मोदी भिजवाते, ठीक है, लेकिन फूल क्यों नहीं बरसवाते? अरे हिमांशु भाई, जुनैद भाई को शायद याद नहीं है कि जब मुहर्रम की यात्रा निकलती है और जब इनका जुलूस निकलता है तो उस समय शरबत पिलाने का काम भी हिंदू भाई कर रहे होते हैं, सरकारी व्यवस्था के थ्रू कर रहे होते हैं। नहीं, उनका ये कहना है पुलिस वाले क्यों नहीं करते? अच्छा, पुलिस वाले नहीं करते हैं तो इस बार कोशिश करेंगे कि भाई जब इनकी निकले तो उसमें पुष्पवर्षा हो जाए। अच्छा, कोशिश करेंगे, बोल दीजिए ना, कोशिश करेंगे। हिमांशु जी एक सवाल कोशिश क्यों करेंगे भाई? कहते हैं, अरे हिमांशु नहीं है तो असदुद्दीन जी का स्टेटमेंट है, मुस्लिम वक्त के चलते खामोश जरूर है लेकिन भूलेंगे नहीं, हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, तुमको कौन बचाने आएगा? ये बात तो सही है, मुझे ये बताइए, मठ में चले जाएंगे। अब मोहम्मद फैज भाई ये बताइएगा, या तो आप मुसलमान नहीं है, क्योंकि मुझे तो आप डरे हुए लग नहीं रहे हैं, मुझे तो आप हंसते मुस्कुराते हुए लग रहे हैं। आपका मजहब आपसे छीना जा रहा है, आपका अधिकार आपसे छीना जा रहा है क्या? ये बताइए, जैसा जुनैद भाई को या AIMIM को लगता है। देखिए, मैं इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच बैठता हूं, एकेडमिक्स के बीच भी बैठता हूं और किताबें भी पढ़ता हूं, लेकिन मैं घूमता भी हूं, पूरा देश 15,000 किलोमीटर पैदल चला हूं। तो एक बात कहना चाहता हूं कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, और फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, चांद जब चमके जरा हाथ बढ़ा कर देखो। ये केवल इधर उधर सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। मैं पूरा देश 15,000 किलोमीटर पैदल चला हूं। मोहम्मद फैज खान नाम सुनकर किसी ने मॉब लिंचिंग तो दूर, एक कंकर तक मेरे ऊपर नहीं मारा। हिंदू भाइयों ने स्वागत किया, सम्मान किया, 80% टाइम हिंदुओं के घरों में रुका, मंदिरों में रुका, मठों में रुका, किसी ने मेरे साथ कोई अपमानजनक व्यवहार नहीं किया। तो ये बिल्कुल भ्रांति फैला रहे हैं। और दूसरी चीज, फूल माला क्यों नहीं, फूल क्यों नहीं बरसा रहे? फूल भाई, अशफाक उल्लाह खान शहीद हुए, हवलदार अब्दुल हमीद शहीद हुए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस देश के लिए मिसाइलों का निर्माण किया। उन्होंने खुद अपने मुंह से नहीं कहा कि फूल बरसाओ, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को भारत रत्न भी दिया गया और राष्ट्रपति भी बनाया गया। वो सम्मान नहीं देखा जा रहा है ना फैज भाई। उनका ये कहना है कि जब कावड़ियों पर फूल माला बरसाई जा सकती है हेलीकॉप्टर से, तो दूसरी मुहर्रम वगैरह बाकी जगह पर क्यों नहीं? हिमांशु भाई, आप अपने मुंह से खुद बोलो मेरे ऊपर फूल बरसाओ, शर्म वरम आती है इन लोगों को कुछ? इस्लाम की क्या छवि बन रही है, मुसलमानों की क्या छवि बन रही है? अरे फूल बरसाओ कहते हैं, आज दरगाहों में जाने वाले सबसे ज्यादा हिंदू हैं। अजमेर की दरगाह में और तमाम खानकाहों में जो सबसे ज्यादा चंदा आता है ना, वो हिंदू ही देते हैं। भारत में सऊदी से ज्यादा मस्जिदें हैं, क्यों? हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए। भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है, क्यों? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए। भारत का संविधान कहता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं, क्यों? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए। और क्या फूल चाहिए इनको? इनको गुलाब का फूल अलग से बरसाया जाए, इनको और कितना तुष्टिकरण किया जाए? फूल बरसाओ, अपने मुंह से कोई कैसे कह सकता है? बहुत जल्दी से बताइए जुनैद भाई। देखिए, फूल बरसाने के लिए नहीं कह रहे, इन्होंने कहा था अभी कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, पलट गए। देखो, सुन लीजिए, अब देखो, सुन लीजिए, सबका साथ सबका विकास का जो ये दावा ठोकते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो एक्शन होते हैं वो शब्दों से ज्यादा मजबूत अपनी बात रखते हैं। तो अगर इनकी मंशा ऐसी साफ है, ये भेदभाव नहीं करते, तो ये अपने एक्शन से उसको दिखाते क्यों नहीं? तो एक्शन आंकड़े बता भी रहे हैं ना कि कितनी योजनाओं का फायदा मुसलमानों को मिल रहा है। इन्होंने एक बात इन्होंने मॉब लिंचिंग को लेकर के कही कि इनका नाम मुसलमानों का जैसा नाम है और ये फुल टहले, इनके साथ कहीं मॉब लिंचिंग नहीं हुई। तो क्या ये बात को कहकर भी लाना 35%? अरे भाई, मुसलमान है, मुसलमानों के जैसा नाम नहीं है। AIMIM आप लोगों के लिए तो जो बम बांध के कूद जाए वही मुसलमान है।
जो देशभक्ति की बात ठीक है, करे, सुन लीजिए। एक अखंड भारत की बात करे, वो मुसलमान नहीं है आप लोगों के लिए। अच्छा, एक पॉइंट ये आता है कि जुनैद भाई एक बात और बताइएगा प्लीज, फिर मैं कपिल जी के पास भी जाऊंगा। इसमें मैं ऐड कर रहा हूं, एक बात सुन, मैं ऐड कर रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, इस तरह की बातों का इस्तेमाल जानबूझकर इसलिए भी करते हैं क्योंकि जहां चुनाव लड़ते हैं वहां तो बत्ती गुल हो जाती है, लेकिन उनको अपना आधार भी बनाना है और इस वजह से मुसलमानों के बीच में जाकर ऐसी बातें करते हैं कि आपके मजहब से आपको दूर किया जा रहा है, वक्फ में गैर मुस्लिम मेंबर क्यों बनाए जाएंगे, वक्फ बिल यूसीसी मुस्लिम विरोधी है, ताकि उनका आधार बना रहे। कुछ लोग तो उनको पूछते रहे। जी बता, देखिए एक बात इन्होंने कही मॉब लिंचिंग को लेकर के, इन्होंने 15,000 किलोमीटर का दौरा किया, इनके साथ कहीं ऐसी घटना नहीं हुई, तो क्या ये बात को कहकर के ये झुटलाना चाह रहे हैं कि जितनी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, जितने लोग मारे गए हैं मॉब लिंचिंग के द्वारा, वो सब गलत है? एक तो इसका बात जवाब दे दें। दूसरी बात, जो असदुद्दीन कहते हैं कि ये धर्म के साथ हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो क्या ये फैज भाई बताएंगे कि जुमे की नमाज घर पे हो सकती है? अगर हो सकती है तो बता दें, जैसा कि योगी जी ने कहा था कि घर पे पढ़ने के लिए। ठीक है, फैज भाई से सवाल है, सीधे उनसे जवाब लेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, लेकिन उस पर धर्म का कवर चढ़ाने का काम जो होता है ना, वो आप लोग करते हैं। हिंदू भी कितने ऐसे हैं जो मॉब लिंचिंग में खत्म हुए हैं, मुसलमान भी ऐसे हैं जो मॉब लिंचिंग में खत्म हुए हैं, लेकिन धर्म कि ये मुसलमान था इसलिए मारा गया, ये काम आप लोग करते, ये मत कीजिए। उसके पीछे के कारण देखिए कि मॉब लिंचिंग हुई तो क्यों, और उन सबको सजा हुई, उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। और दूसरी मैं बात बताऊं, योगी जी ने ये नहीं कहा है कि जुमा है तो घर के अंदर नमाज पढ़ो, ना ही सीओ साहब ने कहा कि घर में नमाज पढ़ो। उन सब का ये बयान आया कि दिल बड़ा है तो घर से बाहर निकलो, धोखे से रंग लग जाए तो दंगा नहीं करना, और जो जानबूझकर रंग डालेगा मैं उस पर भी कार्रवाई करूंगा। ये पूरा स्टेटमेंट है, आप ध्यान से सुनिए। मैं एक चीज और, कपिल जी बस 1 मिनट का आपसे वक्त मांगूंगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ सोशल मीडिया पे भी जुड़ जाते हैं, तो अनिल त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं कि एक मेरा सवाल असदुद्दीन ओवैसी के प्रवक्ता से कि अगर इन पर गुलाल पड़ जाएगा तो ये नापाक हो जाएंगे क्या? हो सकता है पुष्प बरसाए जाए, उससे भी ये नापाक हो जाए, क्योंकि कई जगह फूल और गुलाल। तो इसका जवाब दे दीजिए प्लीज अनिल जी का सवाल है ये। जुनैद भाई से पूछो। फूलों से दिक्कत हो जाएगी? फूल भी बरसाए जाएंगे, क्योंकि फूल गुलाल सब बरसाए जाते हैं। नहीं, दिक्कत किसी चीज से नहीं होगी। जो आदमी स्वेच्छा से अगर होली खेलना चाहे, रंगों से खेलना चाहे तो खेले। इमरान मसूद साहब का एक वीडियो आया, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो होली से रंगों से हालांकि परहेज करते हैं, लेकिन इस साल क्योंकि माहौल ज्यादा खराब था तो इसलिए वो निकल कर खेले। दिक्कत किसी चीज से नहीं होगी, दिक्कत है आपकी तानाशाही से, जबरदस्ती से। अगर जबरदस्ती रंग डाला जाएगा तो फिर चाहे फूल हो चाहे रंग हो, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। अब वो फूल अगर ऐसे डाला जा रहा है तो जबरदस्ती है कि नहीं है, ये भी। अच्छा के मिश्रा जी बताइए, आप जबरदस्ती मत किया कीजिए, मतलब समझ रहे हैं ना कि बेवजह जो प्रेशर बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता है, अधिकारी जो बयान देते हैं थोड़ा सा कंट्रोल उस पर करवाइए, ये कहना चाह रहे हैं, और यही इनकी भावनाएं आहत होती हैं। हिमांशु जी देखिए, ये भारत एक ऐसा देश है जहां पर कहा जाता है क्या सच्चाई की एक अकेला देश है जहां हिंदू बहुसंख्यक है। वहां पर जब भी त्योहार मनाए जाते हैं तो देश के कुछ सेंसिटिव एरिया डिफाइंड है। वो सेंसिटिव एरिया कौन से सेंसिटिव एरिया है? जहां पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन 30% से ज्यादा हो गई है, 25% से ज्यादा हो गई, वो सेंसिटिव हो जाते हैं। आप ये बताइए, होली संभल में भी खेली गई, होली दिल्ली में भी खेली गई, होली पुरी में भी खेली गई, होली प्रयागराज में भी खेली गई। यानी मैं ये कह रहा हूं जहां पर बहुसंख्यक हिंदू है, यानी कि जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 10% से कम है, वहां कोई बवाल नहीं होता है, उसको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर भी नहीं किया जाता। आप देख लीजिए, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि सेंसिटिव एरिया वो माना जाता है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन 20-25% को क्रॉस कर जाती है, तो वो असर्ट करने लगती है अपने इलीगल राइट्स। आप ये बताइए, खुद सोच करके देखिए कि अगर मस्जिद को कवर करना ये कहां से जस्टिफाइबल है? होली का रंग अगर लग जाएगा, बहुत सारे मेरे मुसलमान दोस्त हैं जो होली खेलते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, बचपन में हम खेलते आए हैं। अरे स्टूडियो में फैज भाई ने गुलाल लगवाया है, जो लोग ऑडियंस आए थे शो में उनसे गुलाल लगवाया और बताया, पूछा कि भैया बताइए इसमें क्या गलत है। अब मुझे ये बताइए, उससे नापाक, ये तो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर धब्बा है कि कोई भी धार्मिक स्थल को ढका जा रहा है कि होली का रंग पड़ जाएगा। यहां से समझ में आती है विचारधारा कहां से ला रहे हैं। विचारधारा से याद आया कि कपिल जी प्लीज अपना स्टैंड बहुत क्लियर कीजिएगा कि क्या पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी इस तरह की बात करते हैं? जब सब शांति से हो गया, फिर इस तरह की बातें एक डर पैदा करने की कोशिश की, अरे ऐसा हो जाएगा अगर वैसा किया तो, सिर्फ इसीलिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, पॉलिटिकल एज लेने के लिए ही पार्टियां इस तरीके का रंग रूप अख्तियार करती हैं।
चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या उनकी सोकाल दूसरी जो पार्टी है AIM। सर इसमें एसपी को इंक्लूड करते हैं क्या? आपने कहा पार्टियां ऐसा करती हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, हम करते तो जरूर करते। देखिए तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? जिसको लाभ होता है। लाभ किससे होगा? बहुसंख्यक की पॉलिटिक्स करने से कि अल्पसंख्यक की पॉलिटिक्स करने से? लेकिन मैं एक चीज आपको बार बार कहना चाहता हूँ, फैज भाई ने बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने पूरा तो संविधान का प्रियम्बल पढ़ करके बता दिया और उन्होंने अपनी बात कहां पे खत्म करी? पंथ निरपेक्षता पे। मुझे बताइए कि क्या कोई सरकार किसी भी धर्म का पोषण कर सकती है क्या? ये पुष्प वर्षा, ये फला चीज, ये सरकारी दिया जलाना, ये चीज देश के लिए नहीं है। ये संविधान मनाही करता है इन सारी चीजों की, लेकिन बावजूद एक तरफा अगर हो रही है तो दूसरा पक्ष कहेगा और मांगे मिले भीख ना। तो मुझे बताइए ना कि किसने आपको कब मलाई दे दी है इन्होंने? ये एक तरफा वाली बात क्यों होती है? जैसे बोलते हैं कि बीजेपी एक तरफा हिंदुओं वाली पॉलिटिक्स करती है, AIMIM एक तरफा अलग वाली पॉलिटिक्स करती है, समाजवादी पार्टी कौन सी करती है? देखिए हम तो देश के संविधान के साथ खड़े हैं, लेकिन बयान आपके भी एक तरफा ही आते हैं ज्यादातर। हमने आपको शुरू से रामचरितमानस छप गई कि नहीं कभी? बिल्कुल नहीं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी रामचरितमानस को जला जलवाया रहे था, थे, उसी की बात कर रहे तब हैं ना। आपने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया आपने था। जलवाया था और आज तक चार्जशीट नहीं ला पाए आप। ये देखिए, उसी की बात कर रहे हैं ना। आपने उसको टर्मिनेट क्यों नहीं किया? आपने उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? आपकी सरकार आपने उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? देश का रामचरितमानस जला आप दिया ये गया बताइए ना, और आपकी सरकार आपके चूड़ी पहन के अखिलेश बैठी है। यादव ने कोई भी आदमी गिरफ्तार ये क्यों नहीं देखिए हुआ? बयान मुझे आप देने वाले बताइए कि आज तक ने अबू गिरफ्तारी क्यों आजमी नहीं ने हुई? अपने बयान अगर को वो वापस ले लिया, 15 लेकिन मिनट तक समाजवादी सरकार पार्टी के हो, अध्यक्ष जो हैं अखिलेश जी उस बयान के साथ खड़े रहे। बस यही तो बात है कि कौन किस बयान के साथ खड़ा रहता है, कौन किस बयान से किनारे कर लेता है, वही वो दिक्कत है। लेकिन फैज भाई मेरे को बताइए, बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, उनकी सोच मतलब जब ऐसे ऐसे बयान अज़दुद्दीन ओवैसी की तरफ से आते हैं तो वहां पर सोच पर किसी तरह का कोई असर पड़ता होगा? जी, क्योंकि फॉलोअर तो उनके बहुत है, बहुत से लोग मानते भी हैं, तो ऐसी बातों का असर क्या होता है? बहुत सारे तो उनके फॉलोअर नहीं है, थोड़े बहुत फॉलोअर हैं, लेकिन दावा करते हैं इस तरीके की नहीं, थोड़े बहुत इसलिए कहता हूं कि वो हैदराबाद की एक सीट के अलावा कभी कोई दूसरी सीट जीत नहीं सकते लोकसभा की, और मुसलमान सारी चीजों को समझते हैं। लेकिन हाँ, इस तरीके से जो जहर फैलाने का वो काम करते हैं, इसका असर मुसलमानों के दिमाग में पड़ता है और उससे ज्यादा हिंदुओं के दिमाग में पड़ता है। ये बात असदुद्दीन ओवैसी को समझनी चाहिए कि 100 अच्छा करोड़ समझनी हिंदू चाहिए, हैं। वो समझते हैं, वो समझते हैं इसलिए बोलते हैं सब। और इसीलिए तो ये समाजवादी पार्टी के जो सम्मानीय प्रवक्ता जी हैं, भैया आपने बहुत अच्छी बात कही, ये असदुद्दीन ओवैसी के कार्यों का सारा लाभ बीजेपी को मिलता है। वो सोचते हैं कि मैं हिंदुओं को अपशब्द कहूंगा, मुसलमानों को भड़काऊंगा तो उससे मैं बहुत तोपचंद बन जाऊंगा। लाभ तो आप सारा बीजेपी को ही दे देते हैं, तो इस बात से मैं आपकी सहमत हूं। तो के मिश्रा जी बार बार इसलिए पूछते हैं, कपिल जी आप ही के तो प्यादे खड़े हुए नहीं है ये, कि आप ही ने अपनी टीम खड़ी कर दी हो ताकि फायदा मिलता रहे। कपिल जी का सवाल है। हिमांशु भाई, असदुद्दीन ओवैसी तो केवल हैदराबाद तक सीमित है। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश, लेकिन बाकी जगह तो आपको इतना लाभ पहुंचाते हैं ना, वो पूरे उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। मैं यही तो बोल रहा हूँ, कपिल श्रीवास्तव जी ने इतना तुष्टीकरण कर दिया है कि रिवर्स पोलराइजेशन हो रहा है, तो उसमें हम क्या करें? हम तो पार्टीज में सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास की बात करते हैं। जिस तरीके से ये हिंदुओं को के खिलाफ बोलते हैं, जिस तरह से वो औरंगजेब के साथ आज भी खड़े हुए हैं इनके अखिलेश यादव। अबू आजमी ने अपने बयान को वापस ले लिया, लेकिन अखिलेश यादव ने बयान वापस नहीं लिया, वो आज भी उसके साथ खड़े हैं। तो ये खुद यहाँ के उत्तर प्रदेश की मुस्लिम लीग का, तो कपिल श्रीवास्तव कहते हैं MY फैक्टर पे राजनीति करते हैं केवल। अच्छा एक मिनट, कपिल जी की बात सुनिए, कपिल जी की बात सुनिए जल्दी से, फिर जुनैद भाई के पास जाना है। हाँ हिमांशु भाई, मैं साफ कह रहा हूं कि साक्षी महाराज ने बिहार इलेक्शन में पिछली बार इनका भांडा फोड़ दिया। जब 5-6 सीटें लेकर के ओवैसी साहब आए, उन्होंने कहा हमारी उन्होंने बड़ी मदद की। तो बहुत सीधी सी बात है कि सारी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, ओवैसी साहब के एक सांसद की पार्टी पूरे देश में कैसे फंडिंग होती है और लड़ती है, ये मुझे बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण करके तो समाजवादी पार्टी भी हमारी मदद कर देती है। हम उनको धन्यवाद देते हैं। समाजवादी पार्टी, देखिए आप लोग तो लड़ रहे हैं, अब यहाँ पर आप देखिए बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी तो लड़ रही है। जुनैद जी बिल्कुल शांत बैठे हैं। जुनैद जी बोल रहे हैं कि ठीक है मैं तो सब देख रहा हूँ थोड़ा दूर से। लेकिन जुनैद भाई एक बात बताइएगा ईमानदारी से, जुनैद भाई प्लीज ईमानदारी से बताइएगा। हमारे साथ मोहम्मद फैज खान भी हैं, हमारे साथ मोहम्मद फैज खान भी है, मुसलमान हैं, हमारे साथ आप भी हैं जुनैद जी, और बहुत शांति के साथ आप बैठे हो, बड़ी पॉजिटिविटी है आपके साथ में।
आप लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं बहुत शालीनता के साथ बात कर रहे हैं, तो क्या ये चीज अज़दुद्दीन ओवैसी को नहीं सीखनी चाहिए कि जब भी वो बोलें, जब भी वो कुछ अपनी बात रखें मंच से, तो वो ऐसा सोचे कि उसमें कट्टरता ना हो, उसमें आक्रामकता ना हो, कि जिससे बहुत सारे लोगों पर गलत असर जाए? बिल्कुल जुनैद भाई की पोलाइटनेस देखिए वो हमारी सलाम करता हूँ, बहुत अच्छा जुनैद भाई प्लीज बताइए। देखिए वो हमारी पार्टी के चीफ हैं, वो अपना कैसा बयान देते हैं वो उनको खुद तय करना है, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया मैं नहीं समझता किसी भी तरीके से संविधान का जो उन्होंने उल्लंघन किया, उनको जो राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन है उसका कहीं वायलेशन कर रहे हैं। उन्होंने किसी को कोई भड़काने वाली बात नहीं करी, अगर किसी को लगता हो तो वो उसका अपना नजरिया है। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ लेकिन एक बड़ा कद हो जाता है तब ये तो सोचना चाहिए कि आप किस शैली में, किस भाषा शैली का उपयोग कर रहे हैं बोलने के लिए, जिससे बहुत सारे लोग बड़ा करते हैं, बहुत सारे लोग नफरत पैदा हो सकती है। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी नहीं, जुनैद भाई पहले आप अपना व्यक्तिगत विचार बताइएगा, क्या आपको नहीं लगता है कि अज़दुद्दीन ओवैसी की जिस तरह की भाषा शैली है वो गलत है? नहीं, अगर तरीके से बोलते हैं गलत है, नहीं कोई आप स्पेसिफिक एक स्टेटमेंट बताइए तो फिर उसको मैं चर्चा कर सकता हूँ। जनरल कैसे मैं बयान दे दूं कि वो गलत है? अरे जब 15 मिनट की बात आती है तब मंच पर जिस तरह से बोलते हैं, घड़ी देख के ये सारी चीज काटते रहो, जब खुलेआम बोलते हैं। हिमांशु जी सिर्फ एक सवाल, जब लोग भारत के लोकतंत्र से जीत कर आने के बाद लोकतंत्र के मंदिर संसद में खड़े होकर के वो जय भारत का नारा न दे करके जय फिलिस्तीन का नारा देते हैं, वो उसको जस्टिफाई करके आप चले जाइए, आज मान जाऊं मैं आपको। ठीक है, पूछ लेते हैं बहुत शॉर्ट में। लोकसभा में जितने लोग वहां जीत कर गए थे, बहुत लोगों ने बहुत सारे नारे बनाए, बोले, क्या हर चीज का आप जस्टिफिकेशन मांगने लगेंगे तो इसका तो कोई हल नहीं निकलेगा। नारे में गलती क्या है आप बोलेंगे, वहां पर भी हिंदुस्तान की जीत, हिंदुओं की जीत, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करेंगे आप? ये तो भारत की पार्लियामेंट के जो नियम है उसमें से किस नियम का उन्होंने वायलेशन कर दिया ये बता दें आप। वहां तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसकी जिम्मेदारी है वो उसका संज्ञान लेता है। कोई भी नियम से चलेंगे, हमेशा वो रहती है कि नियम का हवाला देते हुए एक साइड पैसेज थोड़ा सा निकल जाता है, साइड पैसेज। फैज भाई ये कैसे बदलेगा, ये दौर कैसे बदलेगा? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग यही समझते रहेंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, हमको डराया जा रहा है, मजहब से हमें दूर किया जा रहा है, जब तक अज़दुद्दीन ओवैसी बोलते हैं ऐसा। तो नहीं हिमांशु भाई, ये संक्रमण का काल है, संक्रमण का काल है। 2-3 साल अभी थोड़ा ऐसा चलेगा क्योंकि इलाज हो रहा है, देश में कुछ बीमारियों का इलाज हो रहा है। जब कड़वी गोली खिलाई जाती है, वैक्सीन है, कड़वी गोली जब खिलाई जाती है ना तो व्यक्ति सोचता है कि मेरे साथ बड़ा कुछ गलत हो गया, ये हो गया। नहीं, देश में कुछ चीजें बिगड़ी हुई थी, सुधारने में समय लगेगा। संक्रमण काल, ट्रांजिशन फेज कहते हैं। भारत विश्व गुरु बनेगा 2047 तक, हम विकसित भारत बनेंगे। नहीं तो, ये हमारा तो वो वैक्सीन आप तैयार कर रहे हैं कोई और? वो अभी जो राष्ट्रवादियों की सरकार है पिछले 10 साल से वो कर रही है और धीरे धीरे इलाज हो रहा है और इलाज दिख भी रहा है। आप सरकार का हिस्सा हैं? कौन राष्ट्रवादी नहीं, मुझे अच्छा लगा। देखो, हर व्यक्ति को लोकतंत्र में चुनाव चुनने का अधिकार है कि कौन सी सरकार अच्छी, हमें सरकार अच्छी लग रही है। कपिल जी जल्दी से, हाँ प्लीज कपिल जी बोलिए। देखिए फैज भाई ने जो लवादा ओढ़ रखा था उसको उन्होंने नेकेड कर दिया। अरे भाई, लोकतंत्र में अधिकार है। अच्छा, मतलब अगर कोई सरकार पर विश्वास करता है तो लवादा है। नहीं है। मुझे आप राष्ट्रवाद की परिभाषा बताइए थी, तो यही कपिल सिब्बल की पार्टी थी जो कहती थी बीजेपी की वैक्सीन है। किसकी परिभाषा? एक मिनट मिश्रा जी, हाँ कपिल जी किसकी परिभाषा? मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि इस देश का वो नागरिक जो अपने विधिक रूप से और नैतिक रूप से कार्य कर रहा है वो सब राष्ट्रवादी है। तो इन्होंने कैसे किसी एक सरकार को राष्ट्रवादी कहा? कौन सी सरकारें रही है देश में, हुकूमत रही है जो राष्ट्रवादी नहीं रही है? अरे डिबेट का समय खत्म हो रहा है हजरत, नहीं तो बताता कौन सी सरकार राष्ट्रवादी है, कौन सी सरकार राष्ट्रवादी नहीं है। शर्म नहीं आती आपको? जो अखंड भारत की बात करे, जो देश में सबको साथ लेकर चले, किसी एक अच्छा, जो अज़दुद्दीन ओवैसी का मानना है, बहुत शॉर्ट में फिर खत्म करता हूं मैं, जो अज़दुद्दीन ओवैसी का मानना है, मोहम्मद फैज खान रख्या राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का ये मानना है कि वक्फ बिल और यूसीसी मुस्लिम विरोधी है। वक्फ बिल इस्लाम और मुसलमान के लिए एक सम्मान है, जो रेगुलेटिंग बॉडी बनेगी उससे वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग यूसीसी होगा। क्या यूसीसी भी मुस्लिम विरोधी है? बिल्कुल नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर आना चाहिए, संविधान अनुच्छेद 44 जरूर बनना चाहिए। अब देखिए यहां पर ये भी मुस्लिम है, अज़दुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम है, तो सोच नजरिया भले ही अलग हो सकता है, लेकिन आप लोग अपने विवेक से सोचिएगा क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। इसीलिए समझना पड़ना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ